अनिरुद्ध ने किया इनकार। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और मैं इस बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, गांव की शामें वैसे तो हमेशा एक सुकून लिए होती है, लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। एक चुप्पी सी हर तरफ पसरी थी। पराशर अपने बैग के साथ खड़ा था, जाने को तैयार। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में ठहराव, लेकिन अंदर गहरी हलचल थी। झनक उसकी तरफ बढ़ी और धीमे स्वर में बोली जा रहे वो, तो अपना ख्याल रखना, वक्त पर खाना खाना, दवाई लेना मत भूलना, और हाँ अकेले मत रहना ज्यादा, समय पर सब कुछ करना। पराशर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान करवाहट से भरी थी। उसने नजरें झुका ली और शांत स्वर में कहा, ये बातें आप अपने पति देव से कहिए। झनक, मुझे कहने का कोई हक नहीं है। अब आप श्रीमती अनिरुद्ध बोस हैं और मैं सिर्फ एक परछाई। पास ही खड़े अनिरुद्ध ने ये सुना और मुस्कुराते हुए बोला, अरे पराशर, तू क्यों जा रहा है? गांव छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर? लेकिन सच बताना, कहीं झनक को देखकर तो नहीं जा रहा? उसके लहजे में मजाक था, पर दिल में हल्की सी चुभन भी। उसने अनजाने में ही वो बात कह दी जो उसके दिल में धीरे धीरे घर कर रही थी। कहीं ना कहीं अब उसे लगने लगा था कि पराशर झनक को उससे कहीं ज्यादा चाहता है। वो जितना भी नजरें चुराने की कोशिश करता, पराशर की आंखों में छिपे जज्बात हर बार उसे बेचैन कर जाते। घर के अंदर आते ही झनक और अनिरुद्ध अकेले हुए। झनक ने उसका हाथ थामा और प्यार भरी नजरों से देखा। कितनी मुश्किलों से गुजरकर हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, उसने कहा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, अब तो सिर्फ प्यार है हमारे बीच और मून। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, झनक, मैं चाहता हूँ कि हम अब मून को पूरा समय दें। वो अभी बहुत छोटी है, कोई और बच्चा अभी नहीं, फिलहाल हमारी दुनिया बस मून होनी चाहिए। झनक मुस्कुरा दी, हाँ बिल्कुल, मून ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। बहुत प्यारी बच्ची है वो, लेकिन फिर अचानक उसकी मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। उसने कहा, पर कुछ चीजें प्लानिंग से नहीं होती अनिरुद्ध, जो होना होता है वो होकर ही रहता है और किस्मत को हम रोक नहीं सकते। अनिरुद्ध चौंका, तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो झनक। झनक ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर धीमे स्वर में बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ सच्ची, बहुत जल्दी आप एक बार फिर बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो एक पल को खामोश रहा, फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो गरजते हुए बोला, तू और पराशर तुम्हारा बच्चा है ये, और तुम चाहती हो कि मैं उसे अपना नाम दूं? कितनी बेशरम औरत हो तुम झनक। झनक की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा थमता नहीं था। अब मुझे सब समझ में आया, वो बोलता चला गया। पराशर क्यों तुमसे इतनी हमदर्दी जताता था? क्यों वो आज इतना भावुक होकर जा रहा था? क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और अब तुम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। एक गांव का बच्चा शहर में मेरे नाम से पल जाएगा, आराम से रहेगा। वाह, बहुत अच्छा प्लान है। झनक अब भी कुछ नहीं कह पा रही थी, वो बस आंसू बहा रही थी। उसकी आंखें किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसी हो चुकी थी। तुम चाहती हो मैं उस बच्चे को अपना नाम दूं? अनिरुद्ध ने तीखे स्वर में कहा। कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उस बच्चे को मेरा नाम नहीं मिलेगा। मैं उस बच्चे को कभी अपना नहीं मान सकता। अब झनक टूट चुकी थी, मगर फिर उसने अपनी सारी हिम्मत समेटी और गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया अनिरुद्ध बोस, एक पल के लिए भी अगर तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अनिरुद्ध को जैसे एक तमाचा पड़ा हो। वो कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे घर से निकल गया और उसी रात गुस्से और संदेह से भरा हुआ गांव को छोड़कर वापस कोलकाता लौट गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर दिल में कहीं एक दर्द भी था, एक अधूरापन जो वो खुद नहीं समझ पा रहा था। झनक वहीं आंगन में खड़ी रही, आंखों में आंसू लिए, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उसके अंदर अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक माँ बनने जा रही थी। समाज की बातों से लड़कर, उस शब्द के साए से निकलकर वो अपने बच्चे को जन्म देगी, चाहे उसके साथ कोई हो या ना हो। जैसे ही ये खबर अर्शी और शुभो तक पहुंची कि झनक माँ बनने वाली है और अनिरुद्ध ने उस बच्चे की पितृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। पराशर, जिसे अभी तक सबने एक समझदार, शांत और परिपक्व व्यक्ति के रूप में देखा था, वो अब आग बबूला हो गया। उसने खुद को रोक नहीं पाया और सीधे अनिरुद्ध के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आक्रोश था, पर आवाज में संयम। ए बाबू, आप क्या बोल रहे हैं? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? झनक तो सिर्फ आपकी है, उसी से प्यार करती है वो। मैंने तो बस उसे सिर छुपाने के लिए एक कोना दिया था। एक इंसान होने के नाते आप उस पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकते हैं?
अनिरुद्ध की आंखों में अब भी अविश्वास था। वो पराशर की आंखों में झांकते हुए बोला, सच्चाई तो ये है कि तुमने ही मौका ढूंढा जब हम अलग थे। तुमने ही झनक को अपने एहसानों के जाल में फंसाया। ये बच्चा तुम्हारा है पर नाम मेरा चाहिए। पराशर अब बुरी तरह तिरमिला गया। उसकी आवाज गूंज उठी, बस करिए अनिरुद्ध बाबू, झनक पवित्र है और ये बच्चा आपका ही है, सिर्फ आपका। उस औरत को जिसने अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के आगे नहीं झुकने दिया, उस पर आप जैसे व्यक्ति ने शक या शर्म आनी चाहिए आपको। इतने में आवाजें तेज होती रहीं। बहस अब सीमा पार करने लगी थी और जैसे ही घर के बाकी सदस्य बाहर आए, शुभो अर्शी एक और तूफान उठ खड़ा हुआ। शुभो जो हमेशा अनिरुद्ध का मार्गदर्शक रहा था, अब अवाक खड़ा रह गया। लेकिन जब उसने पराशर और झनक के बीच यह सब होते देखा और अनिरुद्ध की बातों को सुना, उसका संयम टूट गया। तुम दोनों, झनक और पराशर, यही था ना तुम्हारा सच्चा रिश्ता, शुभो चीखते हुए बोला। और तू अनिरुद्ध, यही है तेरा सच्चा प्यार। जिस पर तूने अंधा भरोसा किया, उसी ने तुझे धोखा दिया। झनक जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हों। दूसरी ओर अर्शी तो जैसे मौका ही ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो धीमे कदमों से अनिरुद्ध के पास आई और अपने होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान लाकर बोली, तो अनी यही थी न तुम्हारी सच्ची मोहब्बत। इसके लिए तुमने मुझे ठुकराया था। इसके लिए तो मून को अपनी बेटी मानने तक को तैयार थे। देखो ना, अपनी आंखों से देखो, तुम्हारी वही प्यारी झनक कैसी निकली। उसके शब्दों में जहर था और चेहरे पर एक अजीब सी जीभ की चमक। अनिरुद्ध खामोश खड़ा था, आंखों में गुस्सा, दिल में अफसोस और दिमाग में तूफान। पर वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि वो गलत हो सकता है। झनक अब और सहन नहीं कर पाई। उसने साहस जुटाया, सबके बीच आगे आई और डरी हुई लेकिन स्पष्ट आवाज में बोली, बस अब बहुत हो गया। मेरी चुप्पी को मेरी गलती मत समझिए। आपने मुझसे प्यार किया था अनिरुद्ध, लेकिन भरोसा नहीं। मैं बार बार कहती रही कि ये बच्चा आपका है, लेकिन आपने मुझे बेइज्जत किया, मुझ पर आरोप लगाए और उस इंसान को भी घसीट लाए जिसने मेरे लिए हमेशा एक भाई, एक रक्षक का काम किया। वो पराशर की ओर मुड़ी जो अब भी आंखें झुकाए खड़ा था। पराशर दा ने कभी मेरी ओर गलत नजर से नहीं देखा। उन्होंने मुझे अपने सम्मान की तरह देखा। आज आपके शक ने उस पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। पराशर की आंखें अब भीगी हुई थीं, लेकिन उसकी गर्दन गर्व से ऊंची थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हम इस गांव से चले जाएंगे झनक, ताकि आपके परिवार की शांति बनी रहे। लेकिन एक बात याद रखिए अनिरुद्ध बाबू, विश्वास सिर्फ कहने से नहीं आता, निभाने से आता है, और आपने उसे कभी निभाया ही नहीं। शुभो अब भी गुस्से में तिलमिला रहा था। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई, वो बड़बड़ाया। लेकिन अर्शी अब भी वहीं खड़ी रही, जैसे इस तमाशे को पूरी तरह देखने के बाद ही उसे संतोष मिलना था। अनिरुद्ध की आंखें अब डबडबा आई थी। वो झनक की ओर देख नहीं पा रहा था। उसकी यादों में वो सारे पल घूम रहे थे जब झनक ने उससे कहा था कि वो पापा बनने वाला है, जब वो उसके आंसुओं के बावजूद उसे दोषी ठहरा रहा था, जब उसने उस मासूम चेहरे पर इल्जामों की चाबुक चलाई थी। पर अब ये पछतावा किसी काम का नहीं था। रिश्ते टूट चुके थे, भरोसा चकनाचूर हो चुका था। झनक पीछे मुड़ी, अपनी आंखों की नमी को छुपाती हुई। अब मैं सिर्फ एक माँ हूँ, वो बुद्धुदाई जो अपने बच्चे के लिए जिएगी। एक ऐसी औरत जो हर ताने, हर शक से ऊपर उठकर जीना सीख चुकी है।